राहुल गांधी को आप अपना नेता मानते हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने आपको बस पर भी नहीं चढ़ने दिया? आपको कोई पप्पू भाई बुलाए तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा, एकदम भाईचारे की तरह बुलाए, लेकिन आपके जो नेता राहुल गांधी उनको कोई पप्पू बुलाए तो इस पे इतना बवाल क्यों हो जाता है? मोदी जी को लाइफ में आपने 2 बार थैंक्स बोला है। पहली बार बोला था आपने कोरोना के टाइम पे फ्री में मौत देने के लिए, दूसरी बार आपने धन्यवाद किया पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। तो ये कौन से वाले थैंक यू को असली माने, कोविड वाले को या एयरपोर्ट वाले को? महाकुंभ में मैं सुन रहा था आप थोड़ा नाराज चल रहे थे। आपने महाकुंभ के बाद कहा कि जो बाबा हैं, राजनेता हैं, अमीर लोग हैं, यहीं मर जाए, इनको मोक्ष मिल जाए। बाबाओं से इतनी दिक्कत क्यों है आपको? बाबा बाबा काबा टाबा ये लोग कौन है? साफ साफ बता दीजिए, क्या लगता है इस बार बिहार का सीएम कौन बनेगा? प्रशांत किशोर को आप कैसा नेता मानते हैं? आप उनकी पार्टी जन स्वराज को कितनी सीट मिलेंगी? 0-0-0। आपने एक इंटरव्यू में कहा 90% डॉक्टर जो है दलाल से भी बदतर है, और अभी हमारे इंटरव्यू में बोला कि मुझको डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए, उनको साइड कर देते हैं। ये डॉक्टर्स ने पप्पू यादव जी को क्या बिगाड़ा? पॉलिटिशियंस अक्सर कोर्ट केसेस से दूर रहते हैं, कंट्रोवर्सी से कतराते हैं, कहीं इमेज ना खराब हो जाए। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनके केस में कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं और कंट्रोवर्सीज भी हैं, दोनों साथ चलते हैं। वेलकम बैक टू द शो, जिसकी स्पीड उसकी यूएसपी है 20 सवाल 20 मिनट, जवाब देने का समय सिर्फ 1 मिनट। मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर सिर्फ 60 सेकंड के अंदर। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑपोजिशन के लिए बाहुबली हैं, पर सपोर्टर्स के लिए रॉबिन हुड भी हैं। इनकी 2 प्रकार की इमेज बाजार में दिखती है। वैसे तो ये पॉलिटिक्स के परमानेंट प्लेयर हैं, पर इनकी स्टोरी जो है ना, वो नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज के मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। जब जब जनता पर मुसीबत आई, मैं देख रहा हूं कि चाहे वो फ्लड रिलीफ हो या पेंडेमिक का बड़ा पैनिक हो, ये गॉडफादर बन के वहां पहुंचे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने दान किया, पैसा बांटा, जमीन बांटी, लिमिट से बाहर निकल करके उनकी हेल्प भी करी है। पॉलिटिक्स में तो इन्होंने जैसे पीएचडी कर ली है, किसी पार्टी की सिंबल की जरूरत नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए अपने आप ही काफी रहे हैं। 6 बार क्योंकि मेंबर ऑफ लोकसभा रहे हैं पप्पू यादव जी। तो पप्पू यादव जी, पहले तो आपका स्वागत। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो पप्पू यादव जी, आपके बारे में पता चला, मैं जानकारी ली तो 90s में जब देश भर में बिजली नहीं होती थी तो आपके क्षेत्र में 24 घंटा बिजली आती थी। बिजली विभाग वाले डरते थे कि अगर बिजली नहीं दी तो पप्पू यादव पूरे स्टेशन में आग लगा देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझको तो समझ में नहीं आता, यदि बिजली देश को मिल ही गई, यदि मेरे क्षेत्र को, वो अच्छा हुआ कि गलत हुआ? और भी लोग एमपी एमएलए थे, सबको देना चाहिए था। क्यों लोग डेवलपमेंट नहीं करते? क्यों, क्या कारण है? मेरे यहाँ तो डॉक्टर हर परिस्थिति में कोई माफियागिरी नहीं कर सकता। मेरे यहाँ कॉमन मैन और मिडिल क्लास से डॉक्टर, ये जो माफ पूरे के पूरे लूटते हैं, नहीं लूट सकता। तो इसलिए साफ है, बिजली बहुत क्लियरिटी थी। मैंने साफ कहा था कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ अपने क्षेत्र से नहीं करूँगा। यदि आप हमें इतने मेगावाट बिजली नहीं देंगे तो हम आपको नेपाल आपकी बिजली जाने नहीं देंगे। अच्छा, हर कीमत पर 10,000 आदमी हमेशा पब्लिक को ले करके आप डेमोक्रेटिक आंदोलन कीजिए, बैठिए, उसके आगे बैठिए, संघर्ष कीजिए, सदन में उठाइए। और यदि मैं दे रहा हूँ पैसा आपको, तो आप हमको बिजली कैसे 2 घंटा 4 घंटा देंगे? उस वक्त तो 4 घंटा बिजली देश में नहीं रहती थी और हम 22 घंटा बिजली देते थे। हर परिस्थिति में जस्टिस। पप्पू यादव जी, आप 6 बार के एमपी रहे हैं, पर बात यह कि कभी समाजवादी पार्टी से, कभी आरजेडी से, कभी अपनी जन अधिकार पार्टी से लड़े, तो कभी कांग्रेस से ज्वाइन किया, कभी इंडिपेंडेंट जीत गए। अब बात यह कि आपकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, पार्टी अगर बदलती रहे तो जनता फिर आप पे कैसे भरोसा करेगी? मुझको तो समझ में नहीं आता। मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ 5 बार, किसी पार्टी से नहीं। 1 बार मैं रहा हूँ आरजेडी से, 2 बार, वो भी मधेपुरा। आइडियोलॉजी नहीं बदलता हूँ। जनता हमारे साथ खड़ी रहती है। नेता को परेशानी होती है, सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। ना सुकरात को जाना पड़ा, बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा, शिव को जहर हुई, गुरु गोविंद को, चारों बच्चों को चिनार में चुराना पड़ा। पप्पू यादव किस खेत की मूली थी? इसीलिए नेताओं को और पार्टी को लगता है कि चमचागिरी, दलाली करते रहे, धूर्तई करते रहे, दुष्टई करते रहे। जो जितना बड़ा दोगला तेगला उतना बड़ा नेता होता है। फेयर आदमी कभी साफ सुथरा नहीं होता है। तो इसलिए यदि साफ सुथरा आदमी, बड़े परेशानी होती है लोगों के लिए। 7 बार दुनिया में कोई भी दोबारा इंडिपेंडेंट एमपी नहीं हुआ। हम 7 बार में 6 बार, 5 बार इंडिपेंडेंट है। तो ये पप्पू यादव बेटे और सेवक के रूप में जनता को जब पता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी को आप अपना नेता मानते हैं,
फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने आपको बस पर भी नहीं चढ़ने दिया? वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और उस इंसल्ट के बाद ऐसे नहीं लगा कि बस में नहीं चढ़ने दिया, बस बहुत हो गया? नहीं, मुझे तो गलत फहमी में मत रहिएगा। जिसकी पहचान बेटे और सेवक के रूप में हो और दुनिया बेटा मानता हो, हाउस में अवार्डेड हो 5-5 बार, क्वेश्चन डिबेट के रूप में, सड़क से सदन तक संघर्ष का प्रतीक हो और हर घर के गरीबों का आंसू पोंछने की ताकत हो। बस में क्यों नहीं चढ़ने दिया? नहीं, मैं तो सवाल ही नहीं उठता। बस तो मेरा था ही नहीं वहाँ, तो मेरे पास मेरा लिस्ट में भी नाम नहीं था। बिल्कुल गलत है, गलत। और राहुल गांधी जी का तो कोई औचित्य भी नहीं था वहाँ। वहाँ तो गठबंधन और हम 6 बजे से रोड पर थे, सड़क पर थे, हमारे बंद में हम थे, हम अपने नेता को लेकर के खड़े थे। मुद्दों को भटकाना कोई प्रेस वाले से सीखे और बीजेपी वाले से सीखे। तो इसीलिए आप इस बात को समझ लीजिए, पप्पू यादव जो आदमी किसी पार्टी और किसी नेता से नहीं है, जनता से हो, वो आदमी मोहताज नहीं है किसी बस का और किसी व्यक्ति का। अच्छा, आपको कोई पप्पू भाई बुलाए तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा, एकदम भाईचारे की तरह बुला, लेकिन आपके जो नेता राहुल गांधी, उनको कोई पप्पू बुलाए तो इस पे इतना बवाल क्यों हो जाता है? नहीं, मुझको तो समझ में नहीं आता। राहुल गांधी जी एक्सपर्ट, आप कहाँ पढ़े हुए हैं मुझको नहीं पता, कितना पढ़े हुए नहीं पता, आपके प्रधानमंत्री कितना पढ़े, गृह मंत्री मुझको नहीं पता। जो आदमी हार्वर्ड और दुनिया के सबसे जीनियस कॉलेजेस में पढ़ा हो, आपका बेटा कहीं MBBS कर ले तो आपका बेटा, और राहुल गांधी वर्ल्ड क्लास का पढ़ के आता हो और बेबाक बोलता हो, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए मनमोहन सिंह जी ने सेकेंड बार कहा आप आइए, और जिसने कुर्सी को लात मार दे। दुनिया में पहली बार 4-4 यात्रा, और देश में इतनी लंबी यात्रा और लोगों को एक साथ समझने की कोशिश, और सोशल मीडिया के बाद अरबों खरबों रुपया किसी व्यक्ति के इमेज के लिए एक ही फोकस करना। राहुल कभी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू को गाली देते थे, राहुल का डर, और वो डर किसी को आप मिसयूज करो। आपको लगता है नैरेटिव खिलाफ बनाया गया है? बिल्कुल नैरेटिव खिलाफ था, बनाया नहीं गया। और राहुल गांधी ने लड़ करके नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके, राहुल गांधी लीडर है। राहुल गांधी जी से मोदी जी की तरफ चलता हूं, तो कभी मोदी जी को देख के आपको गुस्सा आया करता था, आजकल आप उनके साथ हंसते ठहाके लगाते मुझे कभी गुस्सा प्रधानमंत्री से नहीं आता, किसी से नहीं आता। कई बार ऐसा रहा कि आपने उनके खिलाफ बयान दिया, लेकिन अभी वीडियो वायरल हो रहा है। आजाद हिंदुस्तान के बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। आजाद हिंदुस्तान के बाद मोदी जी को जब PM बनाया गया, तो हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान ईद बकरीद के लिए नहीं, जिन्ना के लिए नहीं, क्या कहते हैं, वक्फ के लिए नहीं, तलाक के लिए नहीं, उनको बनाया गया था युवाओं के लिए। जुमलेबाजी हो गई। अमित शाह जी ने कहा उनको बनाया था डॉलर के लिए, नोटबंदी के लिए, उनको बनाया गया था रुपया की वैल्यू के लिए, उनको बनाया गया था शेयर मार्केट के लिए, फार्मर्स के लिए, यूथ के रोजगार के लिए, उनको बनाया था इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। पर आप तो आजकल हंसते हुए दिखते हैं उनके साथ। हंसते हुए क्या, मैं आपके साथ यदि औपचारिक कहीं मिलूं तो मैं हंसूं भी नहीं, आपके साथ शेयर भी नहीं करूं, आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं करूं। इससे कुछ इंडिकेशन तो नहीं है? आप मेरे क्षेत्र में आए, मैं आपकी इज्जत ना करूं, लेकिन जब आलोचना करनी होगी SIR के मुद्दे पर, आलोचना करनी होगी संविधान के मुद्दों पर, आलोचना करनी होगी यूथ के और रोजगार को और बिहार के विशेष राज्य पर, विशेष पैकेज पर, बिहार के पूर्णिया को विशेष पैकेज पर आलोचना करेंगे, तब मैं करूंगा। जी। मोदी जी को लाइफ में आपने 2 बार थैंक्स बोला है। एक बार, पहली बार बोला था आपने कोरोना के टाइम पे फ्री में मौत देने के लिए, जब आपने उनको धन्यवाद किया था। दूसरी बार आपने धन्यवाद किया पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से। तो ये कौन से वाले थैंक यू को असली माने, कोविड वाले को या एयरपोर्ट वाले? कोरोना में तो जबरदस्ती थाली बजवा दिया हमरे अंग ने। ये ऐसे होता है क्या? साइंस कहता है क्या? हाँ, आप हमेशा एंटी साइंस, एंटी ह्यूमन काम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हम तो कोरोना में कोई बूस्टर डोज नहीं लिया, हम तो 10,000 आदमी को हमने उठाया, लाश सबने ले गए लोगों के पास, हर घर हम रेमडेसिविर पहुंचाए। बांग्लादेश और नेपाल से 7 करोड़ का हम रेमडेसिविर मंगाए, अपनी ज़मीन बेचे रेमडेसिविर मंगाए, दुनिया को दिया, और ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। सब जो सारा परिवार, रिश्ता क्या होता है मैंने देखा, कोई रिश्ता नहीं होता। सारा परिवार अपने बेटा बेटी, पति पत्नी सबको छोड़ दिया। पप्पू यादव वहाँ शमशान ले गया, सब वीडियो है मेरे। मैंने तो कभी मास्क नहीं लगाया, मैंने कभी कोई सुई किसी को लगाने के लिए सबको मना किया। तो मैंने कहा गलत है। और जब हमको एयरपोर्ट लिए, हमने लिया, और जगह क्यों नहीं दे दिए? विशेष राज क्यों नहीं दे दिया? विशेष पैकेज क्यों नहीं दे दिया? स्मार्ट सिटी क्यों नहीं दे दिया? पप्पू यादव की आया अतिथि देवो भव,
मैथिली के संस्कृति में हमने थैंक्स कहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप क्लेम करते हो कि 40 साल के करियर में 280 करोड़ रुपए आपने जनता को बांट दिए, 9000 बीघा जमीन लोगों की भलाई में लगा दी। कुछ लोग कहते हैं ये क्लेम फेक है। मैं चाहता हूं कि आज आप अपने मुंह से बताएं कि जो बोल रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हाथ अंगन को हारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। डेली कितना बढ़ता है वो सोशल मीडिया पर है, उसको गिन लेने बोलो। क्या दिक्कत है भाई? मेरे यहाँ पर सेवा आश्रम है, पूर्णिया में सेवा आश्रम है, पटना में सेवा आश्रम है, वहीं यहाँ बांटते हैं 500 लोग रहते हैं, वहीं रोज यहीं बांटते गरीब, यहीं नहीं बांटते तो बाढ़ में है। कितना बांटा, कितना रेमडेसिविर दिए? हर दिन 10 लाख 20 लाख रुपया बांटते हो तो पानी में, बाढ़ में, कोरोना में, भुज में कितना रुपया पहुंचा है, उत्तराखंड में कितना गोद लिए, मणिपुर में कितना पहुंचा है, वो तो दुनिया को दिखता है। और जो कहते हैं फेक है या सही है, गलत है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप भी करो, हम फेक हैं। आपसे तो सर्टिफिकेट मांगने गए नहीं, हमको लोग अपना बेटा कहता है और हम सेवक हैं, रहेंगे। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? इसीलिए सब कुछ सोशल पब्लिक डोमेन में है, दुनिया के बीच में जो बांटते हैं सो दिखता है। ये आरोप तुम समझ गए, लेकिन आप पे एक मर्डरर को सपोर्ट करने का आरोप भी लगता है। वो कहते हैं 1994 में जो IAS अधिकारी जी कृष्णैया, उनकी जो हत्या हुई थी उसमें उम्र कैद काट चुके हैं। राजपूत के जो अपने बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन, अभी आप उनकी क्यों, क्या जरूरत पड़ी, उनका सपोर्ट क्यों किसी को जरूरत मैं नहीं जानता, कोर्ट से बरी हो चुके हैं, MP रहे हैं, मेरा रेस्पेक्ट है, फ्रीडम फाइटर के वो परिवार से हैं, बड़े, वो एक सरकमस्टेंशियल था, वो फंसे। मैंने औपचारिकता में, मर्डर में अदनान खसूगी से मिलने चंद्रशेखर जी चले गए, सुखदेव भाई से मिलने चले गए, आनंद मोहन के शादी में चले गए। ये तो डेली मिलते हैं सबसे, नरेंद्र भाई मोदी जी, सब लोग मतलब हम मिले तो गलत, लोग मिले तो ठीक। उनसे अटल जी, अडवाणी जी, आनंद मोहन के साथ, उनके पार्टी के साथ समझौता किया था MLA का, और आज जदयू में है वो, उनकी पत्नी जदयू में है, उनका बेटा जदयू में है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई? हम तो एक अच्छे रिश्ते का निर्माण करते हैं। मैं किसी अपराधी माफिया, मेरे चुनाव में आइए ना आप, डॉक्टर, अपराधी, माफिया, ताकतवर, एक आदमी का वोट नहीं चाहिए। कभी कह देता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किसी का वोट नहीं मांग रहा हूं। नेशनल टेनिस प्लेयर रही आपकी पत्नी, धर्म पत्नी रंजीत रंजन के प्यार में आपने एक बार नींद की गोलियां भी खाई। क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने नींद की गोलियां खाई, उनका पीछा किया, वो प्रेम कहानी थी, बाद में विवाह हुआ, बस उस इच्छा है वो प्रेम कहानी जानने की। वही तो मैंने कहा, हीर रांझा, लैला मजनू, प्रेम में तो सब लोग पागल हो जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग नहीं, हम इंसान नहीं हैं। मतलब कि हम इंसान से ऊपर उठ गए, प्रेम तो हो ही सकता था। और एक नाइस लेडीज हैं, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरी माँ चुनाव लड़ी, मेरे फादर 2 बार MP का चुनाव लड़े। तो ये पूरा रेस्पेक्ट है। कहानी में उनका दिल जीतने में बहुत समय लगा। बहुत 3-3 साल लगा, पागल हो गए थे, लगता था खत्म हो जाएंगे। एंटी अलग अलग रिलीजन थे, और उसके बावजूद 3 साल के बाद वो जान पाई कि कोई लड़का हमारे पीछे पागल है। एक बार थोड़ी, कई बार परिस्थिति ऐसी आई। तो इसीलिए एक पागलपन जो था, जनून था। हम राजनीति में थे, उनका तो पंजाब से आई ही थी, वो टेनिस प्लेयर थी, इंडिया खेल रही थी, इंटरनेशनल खेलती। आज इंटरनेशनल रेस्पेक्ट है उनका। तो इसीलिए प्यार में सब जायज है। प्यार में सब जायज है। लेकिन एक बात है, ये जानना चाहता हूँ, ये कितनी सही है। आपके जो क्रिकेटर बेटे हैं सार्थक रंजन, इन पर आरोप लगते हैं कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से वो रणजी में या T20 में उनको जगह मिलती है, और कई जगह मैंने पढ़ा, सुना, देखा। मैं जानना चाहता हूँ क्या सच्चाई है इसके पीछे? मैंने, हम जाकर के 100 मार रहे हैं, 50 मार रहे हैं, 60 मार रहे हैं। मेरे पॉलिटिकल कारण से मेरा बेटा 100 मार रहा है, 60 मार रहा है, 50 मार रहा है, 70 मार रहा है। वन ऑफ द जीनियस सन पर्सनैलिटी, वन ऑफ द डायनेमिक और डैशिंग पर्सनैलिटी। मेरा बेटा मेरे खानदान का वारिस है, समाज की ताकत है। पर क्या आपने कभी प्रयास और किया? वो जिद है, क्या उसके भीतर जनून है, आपके नेशनल खेलेगा। आपके पप्पू यादव होने का लाभ मिला उन्हें? मेरे पप्पू यादव होने का उसको और डिमोशन मिला था। उसे तंग किए गए थे, उन्हें डिमोरलाइज किया गया था, उन्हें बेनिफिट नहीं मिला। मेरे बेटे को उन्हें डिमोरलाइज किया गया था। बहुत पहले इंडिया खेलने की उनके पास ताकत थी। गौतम गंभीर जी के साथ खेलते थे, वो हमेशा लो प्रोफाइल रहा भी नहीं। वो कभी भी मेरा बेटा
कोई नहीं जाना मेरा बेटी ऑल इंडिया खेलती है, किसी को पता नहीं मेरी बेटी प्रकृति रंजन है, मेरा बेटा कितना, कोई नहीं जाना सार्थक रंजन पप्पू का बेटा है। अच्छा, पीछे महाकुंभ में मैं सुन रहा था आप थोड़ा नाराज चल रहे थे। आपने महाकुंभ के बाद कहा कि जो बाबा हैं, राजनेता हैं, अमीर लोग हैं, यहीं मर जाए, इनको मोक्ष मिल जाए। बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल। बाबाओं से इतनी दिक्कत क्यों है? बाबा बोलता है कि गरीब लोग मर गया तो मोक्ष मिल गया, तो तुम लोग को मोक्ष कहने मिला, तुम लोग बिना मोक्ष के रहोगे? साइंस पढ़ता नहीं, चीज नहीं। ये आबा बाबा काबा टाबा, ये लोग कौन है? लफुआ लुच्चा। इन लोगों को डायनामाइट बनिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, पाकिस्तान को उड़ाएगा, हमारा सनातन जिंदा रहेगा, हिंदू जिंदा रहेगा। इन लोगों को बहुत पेट में दर्द होता है। आपने बाबा बागेश्वर के लिए भी बोला कि बम बांध के इनको पाकिस्तान भेज दो। कौन है बाबा? आप बोले बाबा बागेश्वर जो है पगला बंदर इंसान। देखिए ये पगला है, ये सरकार प्रायोजित बंदर है। वह लुच्चा सबके बारे में सबको बाबा काहे लग कहते हैं? संत आसाराम को बना दिए आप लोग भी कि कौन पाखंडी हरियाणा वाला सब कितना 32 कितना लड़की औरत के साथ केस, इन लोग का वो कौन राम रहीम है, कौन ये सब पर बाबा बागेश्वर को आप जानवर क्यों कहे? कौन तो वो है एंटी एनिमल है, कुछ भी बोलता है, किसी को गाली देता है, किसी धर्म, किसी ज्यादा, किसी को कुछ बोल देता है। कोई बाबा कभी संत देखे, महर्षि जी को देखे, आचार्य राम को देखे, आप ओशो को कभी देखे, अभी प्रेमानंद को देखिए, वो संत है। ये तो लफुआ लुच्चा उनके बाबा बना चाहिए तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, आप कहते हैं कि लालू को सीएम आपने बनवाया, तो दुनिया को पता है। ठीक है। बाद में लालू ने ही आपको मर्डर केस में आप पे सीबीआई भी लगवा दी। अब थोड़े दिन पहले मैं देखा कि आप तेजस्वी की भी तारीफ करें, वो जननायक हैं, अगर वो सीएम बन गए तो वो क्या करेंगे फिर आपके साथ? ने फंसा दिया अलग बात है। लालू यादव मेरे खिलाफ में प्रचार करके हराने जाते थे, 50,000 वोट नहीं लाते थे। तेजस्वी यादव जी गए, इनके कैंडिडेट को 23,000 वोट नहीं लाया। एक नेशनल पार्टी को 23,000 वोट आएगा? सवाल वो नहीं है। मैं किसी को जननायक नहीं कहा। यदि अपने बच्चों को कोई बाबू नूनू कुमार साहब कह दे तो वो एक रेस्पेक्ट हो तब भी गलत, ना रेस्पेक्ट हो तब भी गलत। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता भी पप्पू यादव ने 1 वोट से बनाया। मेरे फूफा भी लड़े थे, मैंने मदद उनको की। 11 निर्दलीय एमएलए लेकर के पप्पू यादव 90 में उनकी मदद की। फिर उनको अच्छा नहीं लगे, यादव होना गुना था। वो 25 साल पहले यादव बने, हम 25 साल बाद हम यादव के कोख में पैदा लिए, तो हम तो आनंद मार्गी थे, हम तो यादव बनना भी नहीं चाहते। एक अच्छा इंसान रह जाए, हम भगवान से प्रे करते हैं कि आदमी एक अच्छा इंसान रह जाए। मेरी कोई जाति धर्म नहीं, इंसानियत के अलावे, मानवता के अलावे मर जाना पसंद करेंगे, कभी किसी जाति का अनादर नहीं करेंगे। बड़ी बेबाकी से आप बात करते हैं, अच्छा लगता है। मुझसे आप साफ साफ बता दीजिए, क्या लगता है इस बार बिहार का सीएम कौन बनेगा? देखिए, मैं इस बात को कह देता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में बहुत क्लियर है, बिहार को समझना बहुत प्रॉब्लम होती है। बिहार कब किधर से कौन परिस्थिति में करवट बदले, किसी के बारे में भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, ज्योतिष भी नहीं हूँ, जनता तय करेगी। पप्पू यादव, हालात ऐसे नहीं है। आप जानते हैं वेव कहाँ जा रही है। मैंने आपको बता दूं, हालात ऐसे नहीं है। बीजेपी डाउन है, और भी पार्टी हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन है। लगातार नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक खराब होने के बावजूद भी कभी 300 बढ़ा दो, 200 बढ़ा दो, 10,000 दे दो, वोट लेने के लिए पूरा का पूरा खजाना खाली। और आज के डेट में आपको पता है कि 3 महीने में 3 और 2 महीने वोट लेने के लिए सब कुछ फ्री कर दिया जाता है। हमारे को उत्तर चाहिए, हालात अच्छे बनेगा सीएम, क्या लगता है? मैंने पहले भी कहा कि परिस्थितियां एनडीए के पक्ष में नहीं है, परिस्थितियां इंडिया गठबंधन के पक्ष में। जिस तरीके से राहुल जी लगातार मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जाति जनगणना हो, आरक्षण हो, या एसआईआर का हो, या संविधान का हो, लोग इनके पक्ष में है। ठीक है, चलो आपकी पार्टी के पक्ष में जा रहा है सब, ऐसा लगता है देखने में। मेरा अगला प्रश्न ये है कि नंबर 2 और नंबर 3 कौन दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, मैंने तो आपको पहले कहा कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी के आइडियोलॉजिकल बीच में लड़ाई होगी। इसको आप समझिए, हम इंडिया को मुद्दों पर ही लड़ना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार को तो ये मुख्यमंत्री बना नहीं रहे हैं, आप उठा करके देख लो, हर परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। तो मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे। अमित शाह ने तो कई बार इस बात को कह दिया। तो इसीलिए आज के डेट में लोग देख रहे हैं, अम्बेडकरवादी लोग देख रहे हैं, बुद्धवादी लोग देख रहे हैं, गरीब देख रहे हैं, एबीसी एसटी के लोग देख रहे हैं कि मेरी बात कौन कर रहा है? कह रहा है राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में फंसा हुआ है। कौन होने वाला है जी? आपकी पार्टी का नहीं, कोई चेहरा नहीं। संयोजक तेजस्वी जी हैं, और हम लोग मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन को हारे, संविधान पर जो हमला है, दलितों पर, गरीबों पर हाले, इस मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन सोशल मीडिया पे नंबर 1 तो इस समय प्रशांत किशोर है, ये सबको मानना पड़ेगा। प्रशांत किशोर को आप कैसा नेता मानते हैं? आप उनकी पार्टी जन स्वराज को कितनी सीट मिलेंगी? कौन आदमी है? हम लोग तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पप्पू यादव को देखता है। और अभी आप उठा के देखो पप्पू यादव के व्यूवर्स और प्रशांत किशोर का व्यूवर्स, अरबों खरबों रुपया लगाता है। प्रशांत किशोर एक नौकर था। प्रशांत किशोर आया था अमेठी में काम करने, वहाँ से भागा, नरेंद्र मोदी के पास गया, वहाँ से भगवाया, चला गया नीतीश के पास, वहाँ कुर्ता पैजामा पहना, बोला हम कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराधिकारी हो गए। वहाँ से भागा, अपने ही बाप को गड्ढाने, बोला कि हम अब मेरा पिता है दत्तक आप पुत्र है। बहुत भीड़ जुटा रहे हैं। सर उठा के देखिए ना भैया, 5,000 आदमी ने, जो भीड़, आपको भीड़ से लोकतंत्र चलता है। वहाँ से भागा चला गया ममता के पास, वहाँ से भागा रेड्डी के पास, रेड्डी से भागा चला गया अमरिंदर के पास, वहाँ से भागा चला गया खाट रैली करने, वहाँ से भागा चला गया। एक शब्द में उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस उनके बारे में यही कहना है, वो ब्लैकमेलर हैं, ब्लैक मनी लेके आते हैं। उनको लगता है ये दिल्ली है। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार है, वो ईबीसी और ओबीसी एसटी एससी एक साथ खड़ा है, राजनीतिक विरासत चाहती है। इनके साथ ना कोई धर्म है ना जात है, सिर्फ ब्लैकमेलर। मेरा अगला प्रश्न फिर से प्रशांत किशोर जी के बारे में आपसे, मैं पहला आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है उनको कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? जीरो। जीरो? बहुत शोर मचाया उन्होंने। मैंने आपको कहा जीरो जीरो जीरो। मैंने आपको पहले ही कहा कि वो आदमी अभी तक एक सीट डिक्लेयर नहीं कर पाया। जो एनडीए और इंडिया गठबंधन से भागेगा, जो इधर से उधर लटकेगा फटकेगा, अभी तक वो जो जदयू से छोड़ा, कल एक तो मीना कुमारी को ज्वाइन करा है। तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करा के कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000 वोट पा ले। समझ गए? वो अपने चुनाव लड़े ना, देखे वो पता चल जाएगा उसको। सीट जीरो भैया, सीट अपने चुनाव लड़े जी। अगर अब एक पहले बोला एमएलए नहीं बनेंगे, बाद में बोला एमएलए खड़ा होंगे, फिर बोला मुख्यमंत्री मुझे नहीं बना। अरे तुम कहाँ से मुख्यमंत्री बनोगे? मुख्यमंत्री या तो कोई एसटी एससी बनेगा, या तो ईबीसी या तो ओबीसी के लोग बनेंगे। बिहार की राजनीति बदली हुई है। अब तुम एक लाइन की एडवाइस देनी हो तो प्रशांत किशोर को आप क्या एडवाइस देंगे? भैया, मुझे कोई एडवाइस किसी को नहीं देना है। वो अपने को इतना अहंकारी है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाता है, अपने प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाता है, और अपने मियां मिट्टू जिसको बाप का उसी को घर आता है नीतीश कुमार को। अहंकार त्यागने की एडवाइस देंगे जी? अहंकार त्यागने की एडवाइस? अहंकार तो त्यागे ही, साथ साथ ब्लैक मनी से कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू, जेपी लोहिया की जमीन को ना आके। आपने एक इंटरव्यू में कहा 90% डॉक्टर जो है दलाल से भी बदतर है, और अभी हमारे इंटरव्यू में भी बोला कि मुझको डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए, उनको साइड कर देते हैं। 90% डॉक्टर दलाल से ऊपर। ये डॉक्टर्स ने पप्पू यादव जी का क्या बिगाड़ा है? भैया, ये डॉक्टर को आप पूछे ना, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन हमारा ये कितना पैसा, जांच की क्या जरूरत है? घुटना बदल देता है, हार्ट बदल देता है। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। आपके परिवार में भी गए होंगे तो 10 लाख रुपया ले लिया होगा, 20 लाख रुपया ले लिया होगा। लाश पड़ा हुआ रहता है, भर जाता है, कहता है जिंदा है पैसा दो। बिना पैसा दिए नहीं। डॉक्टर से बढ़कर अनह्यूमन मात्र 2 से 3% डॉक्टर अच्छे हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। नहीं, भगवान का रूप कोई नहीं मानते हैं। वो पैसा वो कमाए हैं, वो पढ़े हैं, आप पढ़े, वो अच्छा हो सकते हैं, अच्छा इंसान हो सकते हैं। पर 90% आप भगवान भैया जो दलाल हैं, दलाल से भी बदतर। भैया, डॉक्टर के बारे में किसी से पूछो, किसी व्यक्ति से, कॉमन आदमी से पूछो, वो इतना पैसा लूटता कहाँ से? दवाई इन लोगों को एमआर क्या करने आता है? बाहर विदेश क्या करने जाते हैं? इतनी संपत्ति कहाँ से कमा लेता है? अब हमको बताओ ना, एक दिन में कितना पेशेंट देखता है? इतना बड़ा बड़ा अट्टालिका कहाँ से ठोक लेता है? और सरकारी अस्पताल का सब कुछ दलाली करके खत्म करवा देता है, ताकि इनके यहाँ प्राइवेट में जाए। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, पंगा लेने में आपसे आगे कोई नहीं है। पीछे आपने लॉरेंस बिश्नोई को बोल दिया 2 टके का अपराधी है, और चुनौती दे दिया कि कानून अनुमति दे दे तो 24 घंटे में पूरा नेटवर्क खत्म कर देंगे। बाद में आप ये भी कह दिए कि नहीं भाई, मुझको डर लग रहा है, मुझको मार देगा। हाँ, कि आप मुझे जेड सिक्योरिटी दीजिए, पप्पू और डर। मैं एमपी हूँ 7 बार, हमको वाई सब दिन है, वाई प्लस है। एरे गेरे भेरे नेरे को तुम जेड 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 जेड। हम एज ए एमपी सबसे लड़ रहे हैं। अपराधी माफिया के बारे में खुले चैलेंज है। आप हमको कभी दिखा देना जिंदगी में, सर इतनी तो कटकी लेके कभी नहीं चलता हूँ। एक आप कहते हो ना कि सिक्योरिटी के लिए कोई राइफल, कोई रिवॉल्वर, सर इतना नहीं है। जिंदगी में कभी मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। चुनाव लड़ने के लिए एक भी अपराधी माफिया को, जब मैं पार्टी चलाया 2 बार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, रामविलास जी के साथ थे, लोजपा में थे, जनता दल के ऑल इंडिया में पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे। पर क्या आप ऐसा बोले कि माफिया और 24 घंटे में ताकतवर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग खत्म कर देंगे? मैंने कहा कि यदि कोई संविधान और कानून को चैलेंज करता और कहता मैं सबसे बड़ा, लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे आदमी की जगह नहीं है, और सिस्टम ऐसे नेटवर्क को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, आप सरकारी अधिकारियों को भी कहीं नहीं छोड़ते हैं।
पकड़ लेते हैं। एक वायरल वीडियो सामने आई कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के एक ऑफिसर को आप गाली गलौज करके उनको धमकी दिया, बोले लतखोरी 2 मिनट में तेरी खत्म कर दी जाएगी। मुझको तो समझ में नहीं आता है, आप लोगों को गडकरी ने सूझा, आपको गडकरी ने कहा चाम उधरेंगे, अपने क्वेश्चन के जवाब में यहीं उठा के फेंक देंगे, बोला तिरमाला पर से फेंक देंगे। जोगी ने कहा यहीं गाड़ देंगे तुमको। आपको नज़र नहीं आता, अभी एक डिप्टी CM महाराष्ट्र का बोला कि एक IS को तुम माइंस वाले में, आपको जोगी नज़र नहीं आता क्योंकि आप हिंदू हो, आपको गडकरी जी नज़र नहीं आ जाएगा क्योंकि आप BJP ब्रांडेड हो बंदरा साहब, आपको और लोग नज़र नहीं आएगा। पप्पू यादव एक ब्राह्मण एक लड़के से, हम जब सुनिए गडकरी जी के पास गए उनसे भी सवाल किया। भैया सुनिए ना, पप्पू यादव के पास गडकरी जी ईमानदार आदमी, सबसे अच्छे इंसान है और वो सही करते हैं। अफसर लोग, ये जो बेईमान चोर है, ये डॉक्टर जिसके बारे में बोलते हो, ये लोग अनह्यूमन हैं। और मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ NHI, वो पदाधिकारी नहीं है, वो किसी NGO का था, 5 लाख रुपया लेकर के किसी को हटा देता है, किसी को रख लेता है। वही मैंने कहा पैसा क्यों लेते हो, तुम लतखोरी करते हो, क्या आपत्ति है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिपब्लिक टीवी वाले अर्नब गोस्वामी एक बार बोले कि आप उनको किडनैप कर लिए थे, ये क्या कहानी थी? मेंटल डिरेल्ड है वो आदमी। हाँ, वो उसको साइको है, साइको। वो साइकिल से आया था मेरे यहाँ। साइकिल से? हाँ, तब उसको था औकात क्या था, इतना बड़ा चैनल कहाँ से गया, माल कहाँ से लाया, वो पैसा कहाँ से लाया, मशीन था क्या उसको? हाँ, ये इन लोगों का जांच होना चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं था, इन लोगों का जितना बड़का टीवी चैनल खोल ले, हम आएंगे तो जांच करेंगे पैसा कहाँ से लाया। ये गया हमसे इंटरव्यू करने के लिए 90 में, उस वक्त इसको कुछ नहीं था, साइकिल था, झोला लटका के गया था। ये मेरे साथ भर दिन जिप्सी में घूमता रहा और घूमते घूमते मेरे गाँव गया, गाँव में रह गया, सो गया। सुबह उठा तो बिना नाश्ता किए जा रहा था, बोला कि भैया नेताजी आ रहे हैं, साथ में नाश्ता कर लीजिए तब जाइएगा। उसको ये अपने TRP के लिए पगला है, सबको हम क्या पूछेंगे भैया? बाप रे बाप, माल कमाने वाले सबको हम कुछ पूछते हैं, आप कैसन कैसन। देखिए, पॉलिटिक्स में नैरेटिव का बहुत बड़ा गेम है। ये किसी नेता को हीरो भी बना सकता है और किसी नेता को विलेन भी बना सकता है। ये तालियां भी दिला सकता है और ये गालियां भी दिला सकता है। देखिए आप सब, मैंने आज कोशिश करी कि जनता के सवाल मैं आप तक पहुंचाऊं और आपके जवाब जनता तक पहुंचाऊं। आप यहां आए, पप्पू यादव जी, आपने सारे सवालों का क्षमा चाहता हूं, बहुत बेबाकी से जवाब दिया और कितना मुस्कुरा के जवाब दिया, उसके लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जिन लोगों ने 2020 की सीरीज़ के सारे एपिसोड देख रहे हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक गर्दन झुका के बहुत बहुत धन्यवाद।